हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण सिद्धांत क्या था, किस प्रकार से वह बाजार पर नियंत्रण करता था। ये जो क्लासें हैं वो हम मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक क्लास लेके आए हैं। खिलजी वंश चल रहा है, इससे पहले हमने गुलाम वंश के सारे जो भी राजा हुए, जो भी शासक हुए, जो भी सुल्तान, उनके बारे में हमने वीडियो डाल दिए हैं, आप उनका देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति। विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने तथा लोगों को बिना किसी असुविधा के इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने कई आर्थिक सुधारों की घोषणा की। उसने वस्तुओं के मूल्य उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित किए। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी आकांक्षाओं में अपने राज्य का विस्तार और मंगोलों का मुकाबला करना प्रमुख था। उसने अपनी राजनीति में दो चीज़ें प्रमुखता से शामिल की थी। पहला, मंगोलों को किसी भी तरीके से जीतने नहीं देना है। दूसरा, अपने राज्य का विस्तार करना है। इन दोनों ही आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक विशाल स्थायी सेना की आवश्यकता तो थी ही। इतनी बड़ी सैनिक शक्ति के बोझ को इस प्रकार कायम रखना, राज्य के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, निश्चय ही एक कठिन कार्य था। यह तभी संभव था जब सैनिक व्यय कम किया जाता। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि विभिन्न वेतनभोगी सैनिक भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। अलाउद्दीन ने अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य साधारण बाजार की दर से बहुत कम निश्चित कर दिया। उसने खालसा गांव से भूस राजस्व वस्तु के रूप में प्राप्त किया तथा अनाजों को सरकारी भंडार गृह में एकत्रित किया। इन भंडारों से संकटकालीन परिस्थितियों में लोगों को निम्न दर पर अनाज की आपूर्ति की जाती थी। किसानों से अनाज खरीदने के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता ली गई। तो अगर कोई व्यक्ति किसान से भी अनाज खरीदेगा तो उसके पास सरकारी परमिट होना आवश्यक है। कोई आम व्यक्ति किसान से अनाज नहीं खरीद सकता था, मतलब केवल सरकारी ही खरीद की जाएगी। दिल्ली के सभी व्यापारियों को सहाने मंडी नामक पदाधिकारी के दफ्तर में अपने नाम लिखाने पड़ते थे। जिन व्यक्तियों के पास अपनी पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी, उन्हें राज्य की ओर से अग्रिम धन दिया जाता था। इन व्यापारियों को निश्चित दर पर क्रय विक्रय करना होता था तथा नियम के से विचलित होने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई व्यापारी इन नियमों का उल्लंघन करता था तो जितना सौदा वह तौल में कम देता था, उसका उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। व्यापारियों को अनाज या अन्य वस्तु जमा करके रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि मांग के अनुसार उन्हें वे वस्तु बेचनी पड़ती थी। प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों, पदाधिकारियों तथा अन्य धनी पदाधिकारियों को बाजार से बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने से पहले सहाने मंडी के दफ्तर में अनुमति लेनी पड़ती थी। इन नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करवाने हेतु दीवान ए रियासत एवं सहाने मंडी की स्थापना की गई। स्थापना अधीनस्थ कई कर्मचारी होते थे तथा अदल नामक एक न्यायाधीश भी होता था। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य एवं बाजार नियंत्रण नीति काफ़ी सफल हुई, लेकिन इसका विस्तार दिल्ली एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही विशेष रूप से रहा। संपूर्ण देश में इन नियमों को लागू करना कठिन था, लेकिन अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय मिलता है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। अलाउद्दीन मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि के दुष्चक्र से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में सफल रहा। उसने मुद्रा प्रसार को रोकने तथा रहन सहन के खर्च को
कम करने में भी सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, देखिए सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक हुआ करता था, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक हुआ करता था, सराय अदल न्यायाधिकारी हुआ करता था, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक हुआ करता था और मनयान गुप्तचर हुआ करता था। अलाउद्दीन की मंत्री परिषद देख लेते, दीवान वजारत वजीरिया मुख्यमंत्री हुआ करता था, दीवान इंसा शाही आदेश का पालन करना, दीवान आरिज सैन्य मंत्री हुआ करता था, दीवान रसातल विदेश विभाग हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक सुधार उसने क्या क्या किए। अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी आदि पर पाबंदी लगाने का उल्लेखनीय कार्य किया। मतलब उसने इन सभी पर, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर पाबंदी लगा दी। उसने सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के मामले में राज्य की नीति को उदार बनाया। मामलुक सुल्तानों ने सभी उच्च पदों के विदेशी अप्रवासियों के लिए आरक्षित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रजातीय विभेदीकरण की 10 नीति को पृथक कर दिया तथा सार्वजनिक सेवाओं के विशेषाधिकार प्राप्त मुस्लिम अप्रवासियों सहित जनसाधारण एवं इस्लाम धर्म अपनाए हिंदू तक के लिए खुला छोड़ दिया गया। इस कदम से अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। उसकी वित्तीय नीतियाँ काफ़ी प्रभावी साबित हुई और देश में कम से कम 2 शताब्दियों तक आर्थिक स्थिरता कायम रही। उसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में मूल्यों का निर्धारण, उपभोक्ता वस्तुओं की राशनिंग, बाजार नियंत्रण आदि प्रमुख थे। सही पद के लिए उचित व्यक्ति की नियुक्ति करने में वह माहिर था। सभी दक्ष एवं कुशल व्यक्तियों को राज्य के लिए सेवाएं समर्पित करने के अवसर दिया गया तथा उन पर गुप्त नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था की गई थी। अब आगे है सैनिक सुधार। सल्तनत काल में स्थायी सेना रखने का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। ध्यान रखना, स्थायी रूप से सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। राजस्व संबंधी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने, विजय को सुनिश्चित करने तथा मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए स्थायी सेना का प्रबंधन आवश्यक था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने सैनिक सुधार की ओर ध्यान दिया। उसने स्थायी सेना का प्रबंध किया तथा उसे राजधानी में रखा। इस समय सैनिकों की नियुक्ति प्रत्यक्ष केंद्रीय सैन्य अधिकारी की निगरानी में होती थी। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था तथा सामान्य एक सैनिक का वेतन 234 टका था, जबकि एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले सैनिक का वेतन 78 टका अधिक दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की अश्वारोही सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। सेना के संगठन का रूप, सज्जा तथा अनुशासन पर अलाउद्दीन स्वयं निगरानी रखता था। मतलब सेना का प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब देखिए आते मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र किया। उसने अलाउद्दीन के नवजात शिशु शहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया। छोटा बच्चा था, उसे शासक बना दिया है और स्वयं सत्ता का भोग करने लगा। मतलब विंडो के पीछे, पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा था? मलिक
काफूर काम कर रहा था और नाम के लिए उसके छोटे पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाल देता है। लेकिन काफूर की हत्या कर दी गई और मुबारक खिलजी को शासक बनाया गया। देखिए जो मलिक काफूर था, उसने जब उसके लड़के किसको, अलाउद्दीन के पुत्र को गद्दी पर बैठाला और खुद उस गद्दी का भोग करता था, तो उसकी मृत्यु कर हत्या कर दी जाती है और मुबारक खिलजी को शासक बना दिया जाता है। मुबारक ने कई उदारतापूर्ण कार्य किए। अलाउद्दीन द्वारा बंदी बनाए गए सभी व्यक्तियों को उसने छोड़ दिया, लोगों से छीनी गई जमीन लौटा दी गई तथा सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया गया। अपने शासनकाल के दौरान उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मुबारक के शासनकाल के दौरान खुसरो खां के प्रभाव में वृद्धि हुई और वह सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। उसने मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। देख रहे हो, खुसरो को उसने ज़्यादा तवज्जो दी तो खुसरो खां ने सुल्तान की मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और वो खुद कौन, खुसरो खां दिल्ली का सुल्तान बन गया। नसरुद्दीन खुसरो खां अप्रैल सितंबर 1920। मुबारक शाह के पश्चात दिल्ली का सिंहासन रिक्त हो गया और अलाउद्दीन के चारों पुत्रों की हत्या पहले ही की जा चुकी थी। शेष बचे पुत्रों की भी हत्या कर दी गई। सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव डालकर अथवा उनसे समर्थन से खुसरो स्वयं सुल्तान बन गया। अब उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु इस्लाम खतरे में है का नारा, जो भी खुसरो खां के विरोधी थे उन्होंने नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन ने खुसरो की हत्या कर दी और तुगलक वंश की नींव डाली। 8 सितंबर 1320 ईस्वी में वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। यहीं से खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और तुगलक वंश शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा खिलजी वंश के बारे में। अब खिलजी वंश के बारे में देख के पूरा डिटेल से विस्तार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम तुगलक वंश की बारे में देखेंगे, किस तरीके से तुगलक वंश की स्थापना होती है, गयासुद्दीन तुगलक क्या क्या कार्य करता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा सुनने के लिए, विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।